Dear students, today just we have to proceed our work ahead. Okay, our chapter name is metal and non-metal. इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से मेटल को उसके ओर से उसके एस्क से निष्कर्षित किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसमें हम लोग बहुत सारे जो स्टेप्स थे वो पढ़ लिए थे। पहला वाला स्टेप जो था हम लोगों का एस्कों का सांद्रण वो पढ़ लिए थे। दूसरा था सांद्रित एस्क का ऑक्साइड एस्क में परिवर्तन, वो भी पढ़ लिए थे, जिसमें रोस्टिंग कैल्सिनेशन था। तीसरा स्टेप था ऑक्साइड एस्क का धातु में अवकरण, उसमें हम लोग थे। उसमें हमने कहा था कि जितने भी मेटल्स हैं उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है लो रिएक्टिव मेटल यानी निम्न अभिक्रियाशील धातु, दूसरा मिडिल रिएक्टिव मेटल यानी मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और हाईली रिएक्टिव मेटल उच्च अभिक्रियाशील धातु, जिसमें से इन दो के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लो रिएक्टिव मेटल और मिडिल रिएक्टिव मेटल को उसके ऑक्साइड ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे निष्कर्षित किया जाता है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग चलेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल जो हैं, यानी जो उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं, ऐसे धातुओं के अयस्क से उस धातु को हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। हम लोग लो रिएक्टिव मेटल और मिडिल रिएक्टिव मेटल के लिए जो विधि अपनाए थे वो विधि यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। यानी उच्च अभिक्रियाशील धातु के अयस्क से, चाहे वो क्लोराइड अयस्क हो चाहे वो ऑक्साइड अयस्क हो, उससे अलग करने के लिए अगर उस की अभिक्रिया आप कार्बन या उसकी जैसे किसी अपकारक के साथ करेंगे तो उससे ऑक्सीजन अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के पास ऑक्सीजन के लिए जो प्रीति होती है, जो बंधुता होती है, वो कार्बन से अधिक होती है। इसलिए वह हाई रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब जो है वो ऑक्सीजन या क्लोरीन को नहीं छोड़ता। यानी कार्बन जो है ऑक्सीजन या क्लोरीन को उन उच्च अभिक्रियाशील धातुओं से खींच नहीं सकते अपनी ओर। परिणाम स्वरूप वो ऑक्सीजन या क्लोरीन जो है वो उच्च अभिक्रियाशील धातु से अलग नहीं हो पाता। तो यहाँ पर कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाएगा? जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम उच्च अभिक्रियाशील धातु है और ये NaCl के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब इस NaCl से हमको सोडियम प्राप्त करना है, या फिर Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब इस सोडियम ऑक्साइड से सोडियम प्राप्त करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग उस सोडियम को, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन अलग नहीं होगा, यहाँ पे जब तक क्लोरीन अलग नहीं होगा, तब तक हम लोग सोडियम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम लोग को सोडियम प्राप्त करना है। सोडियम यहाँ जो है वो सोडियम क्लोराइड के रूप में या सोडियम ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है। अब इस ओर से हम लोग को सोडियम को प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग ऊपर वाला जो दोनों मेथड है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए जिस मेथड का इस्तेमाल होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस के जरिए हम लोग उच्च अभिक्रियाशील धातु के अयस्क से उस धातु को अलग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं क्या देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। देखिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव डाल दिया। अब इसमें क्या करना है? ये कैथोड है, एक नोड, ये एनोड हो गया। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो एनोड होता है और ये हो गया कैथोड, सी फॉर कैथोड। एनोड और कैथोड को कैसे, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आप जानते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं कैथोड, एनोड, और दूसरे को बोलते हैं कैथोड। किसको एनोड और किसको कैथोड बोलेंगे? बहुत ईजी है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको एनोड बोलते हैं, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको कैथोड बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो बैटरी होता है ना, वो इन्वर्टर वाला बैटरी, उसमें प्लस माइनस दिखाता है हर चीज में। जैसे कि टॉर्च वाला बैटरी या पेंसिल बैटरी, उसमें भी लिखा रहता है एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, देखेंगे आप ध्यान से तो पता चलेगा।
तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है वो होता है एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो होता है कैथोड। अगर टर्मिनल को चेंज कर दें, पोलैरिटी जो है वो अगर चेंज कर दिया जाए तो जो एनोड था वो कैथोड हो जाएगा, जो कैथोड था वो एनोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए, इसमें कैथोड एनोड है ऑलरेडी। अब सपोज कीजिए कि हमको NaCl से सोडियम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड का जो मोल्टेन स्टेट है वो इसमें ले लेंगे। ठीक है, यानी पिघला हुआ जो सोडियम क्लोराइड है उसका वो मोल्टेन स्टेट इसमें ले लेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम लोग तो सोडियम क्लोराइड जो है वो टूट जाएगा Na+ और Cl- में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक कंपाउंड है, ये सोडियम ऑक्साइड जो होता है ये भी आयनिक कंपाउंड है। कैसे जाने आप, तो मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ जो कंपाउंड होता है वो हमेशा आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, यानी एक धातु और एक अधातु से बना हुआ जो यौगिक है, जो कंपाउंड है वो हमेशा कैसा होता है, आयनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसको हम लोग देंगे तो वो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड जो था वो टूट गया आपका Na+ और Cl- में। पहले क्या था, दोनों एक साथ NaCl था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया हम लोग वो टूट गया Na+ और Cl- में। अब क्या होगा, हम लिखते हैं यहाँ पे एट एनोड, एनोड पर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इसमें जो आप दो आयन देख रहे हैं इसमें से एक आयन जो है वो कैथोड पे जाएगा और दूसरा आयन एनोड पे जाएगा। कौन सा आयन कैथोड पे जाएगा, कौन सा आयन एनोड पे जाएगा, ये भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। आप जानते हैं कि कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज है और सोडियम आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। आप जानते हैं कि असमान आवेश के बीच में, ठीक है, जो अनलाइक चार्ज होते हैं उसके बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जिसकी वजह से सोडियम आयन जो है वो कैथोड पे चला जाएगा। जबकि ये क्लोरीन आयन जो है Cl- वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयन है और एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज। तो सिंस असमान आयन हो गए, दोनों चार्ज हो गए, और असमान जो चार्ज होता है, आवेश होता है, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एनोड जो है वो क्लोरीन आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो सोडियम आयन कहाँ गया, कैथोड पे, और क्लोरीन आयन जो कहाँ गया, एनोड पे। अब वहां पे जाके क्या करता है देख लेते हैं हम लोग, एट एनोड ये क्लोरीन आयन जाएगा। आप जानते हैं कि क्लोरीन जो है डायटोमिक एलिमेंट होता है, इसके दो एटम हमेशा साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए हम लोग दो क्लोरीन आयन को एक साथ लेंगे, 2Cl-। अब जानते हैं आप कि एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्लोरीन जो है नेगेटिवली चार्ज, इसका मतलब उसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है कि एनोड पे जाके क्लोरीन आयन और दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जैसे दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो यह क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Cl2 यानी क्लोरीन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग कि भाई कैथोड पर क्या होता है। तो देखिए ये जो सोडियम साहब हैं वो सोडियम कहाँ पे जाएंगे, सोडियम जाएगा किस पे, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होना है, Na+ आयन, ये कैथोड पे चला गया, यहाँ जाके वो क्या करेगा। तो हम जानते हैं कि कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब किसने दूसरे का इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने लूज कर दिया था। तो ये सोडियम आयन जाएगा कैथोड पे और वहां कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ये सोडियम न्यूट्रल सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से सोडियम जो है का एटम जो है वो इस कैथोड पे डिपोजिट होने लगेगा, जमा होने लगेगा, संचित होने लगेगा, और फाइनली इस NaCl में जितने भी सोडियम के परमाणु थे वो सब के सब इस कैथोड पे जाके डिपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड था या सोडियम ऑक्साइड लेंगे तो उसमें भी यही काम होगा। ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा एनोड पे और सोडियम कैथोड पे जाके डिपोजिट हो जाएगा। तो देखिए हमको सोडियम क्लोराइड से या सोडियम ऑक्साइड से सोडियम मिल गया, हमको सोडियम प्राप्त करना था ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो सोडियम है या फिर मैग्नीशियम या कैल्शियम या फिर एल्युमिनियम, इन सभी ये सभी जो है वो हाई रिएक्टिव मेटल हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं, और ऐसे धातुओं के अयस्क से उन धातुओं को हम लोग इसी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस के जरिए अलग करते हैं, और इसी को ये जो मेथड अभी मैंने बताया इसी का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर है। इस तरह से जो तीसरा स्टेप था हम लोग का, तीसरे स्टेप का तीसरा पार्ट यानी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल, यानी ऑक्साइड गैस का मेटल में कन्वर्सन, परिवर्तन, सॉरी ऑक्साइड गैस का मेटल में
अवकरण, ये जो स्टेप था उसका जो तीसरा पार्ट था वो हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग को इसमें क्या करना है कि लास्ट वाला पढ़ना है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो है वो आपको जानने की नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं रहता है कोई खास, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं क्या होता है और कैसे हम लोग रिफाइन करते हैं। यानी ये जो अभी आप मेटल देखा ना, ये जो आपको मेटल प्राप्त हुआ, ठीक है, ये अशुद्ध मेटल है, ये शुद्ध सोडियम नहीं है, इसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज अभी भी मिले हुए हैं। तो इन अशुद्धियों को जो कि सोडियम मेटल में मिला हुआ है उनको अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लास्ट वाला स्टेप का, जिसका नाम है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, या उसी को हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल यही मेथड इसी जैसा होता है, तो ऐसा करके इसको मिटाते हैं। यहाँ पे एक दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो सबसे हम लोग लास्ट स्टेप जो है चौथा वाला प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल या इम्प्योर मेटल लिख सकते हैं आप, यानी जो मेटल मिला अशुद्ध धातु उसका शुद्धिकरण, रिफाइनिंग। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक जो हम लोग का ये है सिस्टम उसको लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये देखिए बना दिया। नेगेटिव पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है सुनेंगे ध्यान से आप। सपोज कीजिए हमें सोडियम या कॉपर ले लेते हैं, कॉपर वहां जो था वो कॉपर मिला हमें, सपोज कीजिए। अब उस कॉपर से प्योर कॉपर को हम लोग को लेना है। एक बार जानते हैं आप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, विद्युत लेपन, तो वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही होता है। जैसा विद्युत लेपन का प्रोसेस होता है वही प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल का भी प्रोसेस होता है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कॉपर है, इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर। इस इम्प्योर कॉपर से हम लोग को प्राप्त करना है प्योर कॉपर, ठीक है। कैसे प्राप्त करते हैं देखते हैं। एनोड कैथोड लेना है, लेकिन आपको यहाँ एनोड कैथोड के रूप में क्या लेना है पहले ध्यान से सुनना होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो इम्प्योर कॉपर का जो हम लोग को मिला, हम लोग जो अभी ऑप्शन किए हैं इम्प्योर कॉपर और से एस से, उस इम्प्योर कॉपर को रॉड के रूप में बना लेंगे, या उस इम्प्योर कॉपर का रॉड एनोड की जगह पे फिक्स कर देंगे। सॉरी, ये वाला हम लोग का एनोड है, इधर ले लिए, ये हो गया कैथोड, ठीक है। तो एनोड जो है वो क्या चीज का होगा, ये जो इम्प्योर कॉपर हम लोग को प्राप्त हुआ था उसी इम्प्योर कॉपर का इम्प्योर कॉपर रॉड, इम्प्योर कॉपर रॉड जो है वो हम लोग किस रूप में रहेगा, एनोड के रूप में रहेगा। और कैथोड की जगह पे हम लोग प्योर कॉपर, आपके ध्यान में पहले से जो प्योर कॉपर रॉड था या है, उस प्योर कॉपर रॉड को हम लोग कैथोड की जगह पे रखेंगे। ये होगा आपका, चलिए यहीं पे लिखा हुआ है तो ये कर देते हैं प्योर कॉपर रॉड, इसको यहाँ पे फिलहाल चाहिए, ठीक है। ये जो है प्योर कॉपर रॉड है और ये इम्प्योर कॉपर रॉड है। रॉड मतलब छड़, समझ रहे ना, ये जो है वो आपका इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग क्या किए, एनोड की जगह पे इम्प्योर कॉपर रॉड और कॉपर कैथोड की जगह पे क्या लिए, प्योर कॉपर रॉड। ये प्योर कॉपर रॉड क्यों लिया गया है वो आपको बाद में पता चलेगा। अब इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा दोनों के बीच में। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉपर का ही कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जैसे कि कॉपर सल्फेट, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए हम लोग CuSO4 ले लिए थे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। जिस मेटल को प्योर करना है उसी मेटल का कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा आपको। सिल्वर लेते तो यहाँ सिल्वर को अगर रहता है प्योर करना तो सिल्वर का कोई लेते, ठीक है। तो सिंस हमने कॉपर रॉड को प्योर करना है हम लोगों को, इसलिए कॉपर का ही कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, तो हम लोग क्या ले लिए, CuSO4 लेंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, वैसे ही ये कॉपर सल्फेट जो था वो टूट जाएगा Cu2+ और SO4 2- में। क्लियर है, Cu2+ और SO4 2-
माइनस में टूट जाएगा। क्लियर है? 2 आयन में टूट गया, कॉपर सल्फेट Cu+2+ और SO4 2-। अब क्या होता है कि इस एनोड में, ये एनोड किस चीज का बना हुआ है? इम्प्योर कॉपर रॉड का। तो इम्प्योर कॉपर रॉड है, इसका मतलब क्या? इसमें प्योर कॉपर और इम्प्योरिटीज दोनों है। इम्प्योर कॉपर रॉड मतलब क्या कि कॉपर तो ही है, साथ साथ इसमें इम्प्योरिटीज भी मिला हुआ है। तो इस इम्प्योर कॉपर रॉड में जो कॉपर है वो कॉपर आयन के रूप में इससे छूट कर अलग होने लगेगा। ठीक है? इसमें से कॉपर आयन जो है, इस इम्प्योर कॉपर रॉड में जो कॉपर है वो कॉपर आयन के रूप में, वो कॉपर पार्टिकल जो था वो कॉपर आयन के रूप में इससे निकलकर अलग होने लगेगा और इस इलेक्ट्रोलाइट में आने लगेगा। क्लियर है? और इस इलेक्ट्रोलाइट में भी जो कॉपर आयन था वो कहां जाएगा? तो कैथोड पे। क्यों? क्योंकि कॉपर आयन जो है वो कैसा है आपका? ये कॉपर आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि कैथोड जो है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो एट कैथोड क्या होगा? ये कॉपर जो है वो आ जाएगा, और सिंस ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज मतलब क्या होता है कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये कॉपर, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, कॉपर आने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये न्यूट्रल कॉपर एटम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और इस तरह से इस इम्प्योर कॉपर रॉड में जो कॉपर आयन है, इम्प्योर कॉपर रॉड मतलब फिर से समझिए, इम्प्योर कॉपर रॉड मतलब कॉपर तो है ही, साथ साथ इम्प्योरिटीज भी है। तो इस इम्प्योर कॉपर रॉड में जो कॉपर पार्टिकल है, कॉपर भी तो है ना, वो कॉपर आयन के रूप में अलग होगा, और अलग होकर कहां चला जाएगा? इस इलेक्ट्रोलाइट में, इसमें बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट लिए थे उसमें आ गया, और ये इलेक्ट्रोलाइट तो टूट गया था 2 पार्ट में, Cu2+ और SO4 2- में। तो क्या है कि इस रॉड का कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोलाइट में, और इस इलेक्ट्रोलाइट का कॉपर आयन जो है वो कैथोड पे चला जाएगा, क्योंकि अपोजिट आयन आवेश होता है ना, ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और इस तरह से सारे के सारे कॉपर आयन जो हैं वो कैथोड पे चले जाएंगे, और वहां पर उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेकर कॉपर के रूप में, न्यूट्रल कॉपर एटम के रूप में इसके ऊपर में डिपॉजिट होने लगेंगे। ये इस तरह से क्या होगा कि जैसे जैसे इसमें से कॉपर आयन निकलने लगेगा, ये मोटा से धीरे धीरे पतला होते जाएगा, और ये जो था वो पतला से धीरे धीरे मोटा होने, जैसे जैसे इसका कॉपर निकलकर और इस पर डिपॉजिट होने लगेगा, ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, और फाइनली जितने भी कॉपर आयन थे सब के सब निकल जाएंगे इसमें से, और फाइनली यहाँ पर जो है वो इम्प्यूरिटी जो इसमें बचा हुआ था वो एनोड मड के रूप में यहाँ लिख देते हैं, एनोड मड उसको बोलते हैं। वो जो इम्प्यूरिटी बाद में बच गया उसको एनोड मड बोलेंगे, और वो एनोड मड के रूप में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और सारे के सारे जो कॉपर आयन थे वो कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होंगे। अब मेरा जो शुरू में क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पे प्योर कॉपर रॉड क्यों लेते हैं? सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम पहले से प्योर कॉपर रॉड न लेते तो इसका जो कॉपर आयन उस पर जाके डिपॉजिट हो रहा है तो फिर तो उसमें इम्प्योरिटी जाता ना। अगर मान लीजिए हम कॉपर की जगह पे आयरन या एल्युमिनियम का रॉड ले लेते तो इसका कॉपर जाके इस पर डिपॉजिट हो जाता, तो अंदर में आयरन और ऊपर में कॉपर, तो फिर तो इम्प्योरिटी रह ही जाता। इसलिए हम लोग पहले ही प्योर कॉपर रॉड ले लिए थे, ये पहले ही प्योर था। अब इसके बाद इस पे जाके जो कॉपर है डिपॉजिट हो जाएगा, तो ऑलरेडी हमको प्योर फिर कॉपर मिल जाएगा। नहीं तो अगर इसके जगह पे आप दूसरा कोई मेटल लेते तो फिर इम्प्योरिटी हो जाएगा, अंदर में दूसरा मेटल ऊपर से कॉपर। लेकिन अब क्या है, पहले भी कॉपर था, ऊपर में अभी भी कॉपर जम गया, यानी पूरा का पूरा प्योर कॉपर मेटल हमें मिल गया, और इसी प्रोसेस के जरिए हम लोग मेटल को प्योर करते हैं। ठीक है, तो अब बाकी SO4 से आपको लेना नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, हमको कॉपर चाहिए था, SO4 हमको थोड़ी चाहिए था, तो कॉपर जाके कैथोड पे जमा हो गया। यहाँ पूछ सकता है आपको कि जब हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं इम्प्योर मेटल का, तो उसमें जो मेटल है वो किस पर जाकर डिपॉजिट होता है, कैथोड पर या एनोड पर? तो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होता है। इसे भी पूछ देगा कि सोडियम क्लोराइड है, बताइए जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं तो क्लोरीन जो है वो किस इलेक्ट्रोड पर जाकर क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त होगा? तो किस पे जाके, तो बताया मैंने आपको। ठीक है, एनोड पे जाके। क्लियर, ये एनोड है। तो इस तरह से आपका ये जो धातु कर्म प्रोसेस था वो समाप्त हुआ। इसमें एक दो चीज और भी है जैसे कि कोरोजन, संक्षारण जिसको बोलते हैं, संक्षारण के बारे में थोड़ा सा समझाते रहे। वैसे इसमें भी एक दिन लगेगा, एक क्लास शॉर्ट में पहले आज थोड़ा सा बता देते हैं संक्षारण होता क्या है। कोरोजन, जैसे आपने सुना होगा कि लोहे में जंग लग गया, आपके घर में जो खिड़की दरवाजे जो कि अगर आयरन के बने होते हैं, लोहे के बने हैं, तो अगर उसके ऊपर में आप पेंटिंग नहीं करेंगे
आप देखेंगे कि लोग अक्सर दिवाली के समय में, दिवाली से ठीक पहले, ठीक है, अपने घर में जो उनके घर में जो खिड़की दरवाजे हैं लोहे के बने हुए, उसके ऊपर में पेंटिंग करते हैं। तो पेंटिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पेंटिंग करने का मुख्य उद्देश्य सुंदरता नहीं होता कि मेरा घर देखने में सुंदर रहेगा इसलिए हम पेंटिंग कर रहे हैं, नहीं। उसका मुख्य उद्देश्य है उस लोहे से बने हुए खिड़की दरवाजों को जंग लगने से बचाना, ठीक है, इसलिए पेंटिंग किया जाता है। अगर हम किसी लोहे के बने हुए वस्तु के ऊपर में पेंटिंग कर देते हैं तो वह पेंटिंग क्या करता है, उस लोहे में जंग नहीं लगने देता। क्यों नहीं लगने देता? बहुत आसान है, लेकिन इस चीज को समझने से पहले हम लोग देखना होगा कि आखिर ये होता क्या है, संक्षारण होता क्या है, जंग क्या है, इन सब के बारे में देखना होगा। तो सुनिए, थोड़ा सा बता देते हैं हम आज। लोहा या कोई भी मेटल, कुछ मेटल होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते, उसमें कोरोजन नहीं होता। लोहा या कोई भी मेटल वायुमंडल में उपस्थित नमी यानी मॉइस्चर यानी वाटर प्लस विभिन्न प्रकार के गैस जो वातावरण में हैं उनके साथ अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उस मेटल के ऊपर में एक नए यौगिक का परत बन जाता है। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण यानी इंग्लिश में कोरोजन। तो अब बताइए कि लोहा में जो जंग लगा, जंग लगना भी एक तरह का संक्षारण है, कोरोजन है। तो लोहा में जंग कैसे लगा कि लोहा वातावरण में, वायुमंडल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है प्लस जो ऑक्सीजन गैस है, अलग अलग मेटल अलग अलग गैस के साथ रिएक्शन करते हैं, सब एक के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो लोहा वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस है प्लस जो नमी है यानी वाटर मॉलिक्यूल, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से लोहे के ऊपर में Fe2O3.XH2O नामक एक कंपाउंड, एक यौगिक का निर्माण हो जाता है, परत बन जाता है। इसी परत का नाम है हिंदी में जंग, या इसी को हम लोग इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चूंकि लोहे के ऊपर में जंग का निर्माण हुआ, रस्ट नामक नए यौगिक का निर्माण हुआ, इसलिए इसको रस्टिंग या हिंदी में जंग लगना बोलते हैं। लेकिन यही संक्षारण है। संक्षारण मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल वायुमंडल में उपस्थित गैस या वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक नए यौगिक का जो परत बना लेता है, इसी का नाम है संक्षारण। तो जंग लगना भी क्या है, एक तरह का संक्षारण हुआ, क्योंकि इसमें क्या है कि आयरन जो है, लोहा जो है, वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, जिससे उस लोहा के ऊपर में Fe2O3.XH2, इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में रस्ट, और इसी का दूसरा नाम जंग है हिंदी में। तो ये जो यौगिक बना उसका नाम जंग है। तो एक नए यौगिक का निर्माण कर लिया, इसका मतलब इसका संक्षारण हुआ। और चूंकि यहाँ पे जंग नामक यौगिक का निर्माण हुआ, रस्ट नामक यौगिक का निर्माण हुआ, इसलिए लोहा में जो संक्षारण होता है उसको हम लोग रस्टिंग या जंग लगना बोलते हैं। तो अगर आप लोहा के ऊपर में पेंटिंग कर देंगे तो क्या वो लोहा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आ सकेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तो पेंटिंग जब करते हैं तो पेंट तो उस लोहा को ढक देता है ना। तो जब ढक दिया तो वह एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन कैसे कर सकेगा? और जब नहीं करेगा तो उसका संक्षारण भी नहीं होगा, यानी उस लोहे के ऊपर में नए यौगिक का निर्माण भी नहीं होगा। तो आप अपने घर के खिड़कियों, दरवाजों के ऊपर में, दरवाजे के ऊपर में जो पेंटिंग करते हैं हर साल, वो क्यों करते हैं? उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, झड़ झड़ के अलग होगा और लास्ट में आपका खिड़की ही समाप्त हो जाएगा। अगर संजोग से आप मान लीजिए कहीं विदेश चले गए थे और 10-15 साल बाद आए तो पता चलेगा कि आपके घर में ना तो खिड़की बचा हुआ है ना दरवाजा बचा हुआ है, और खिड़की दरवाजा रहेगा तो सामान भी अंदर का बचा हुआ नहीं रहेगा, जाहिर सा बात है, ठीक है। तो ये चीज हुआ रस्टिंग यानी कोरोजन यानी संक्षारण, ठीक है। तो यही सब है, इसमें बहुत सारी चीजें और सीखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो हम लोग ऐसा करते हैं, आज रहने देते हैं, अगला दिन इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। थैंक यू।